हेलो लवर्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे और मेरी स्टोरी को सुन रहे होंगे। तो चलिए आप सबको स्टोरी सुनाते हैं मुकद्दर का सिकंदर। और आप सब शेयर एंड सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं 5 दिन 6 दिन के बाद ये स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आप सब समझ सकते हैं। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और तो आप तो आप सबको देरी ना करते हुए आपको स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी में हुआ क्या था, चलिए बताते हैं। हमारी शान काफ़ी परेशान होती है अपनी सिचुएशन को लेके। वो क्या करें उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है। वो उम्मीद से भले ही कंगना की तरफ देख रही होती है, मगर कंगना ने कुछ बोला नहीं होता है, उसको कुछ बताया नहीं होता है। कंगना इस तरह से जो बर्ताव कर रही होती है अचानक से बदला हुआ शान को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता। उसके प्यार, उसके जज्बात, उसकी मोहब्बत एक पल में उसको बिखरता हुआ नज़र आ रहा होता है। उसकी आंखों के सामने ऐसा लग रहा होता है कि वो शायद अब टूट रही है, शायद अब उसका दिल उसके काबू में नहीं है। अब वो शायद समझाना भी चाहे तो किस तरह से समझाए, उसे ये भी नहीं समझ आ रहा होता। मोहब्बत की गुजारिश करते करते है वो अचानक से इस तरह से कैसे और कहाँ भूल गई है। अपनी किस्मत को ना कोसते हुए बस एकटक उसके तरफ देख रही होती है। कविता और किया उसके कमरे से जा चुके होते हैं। दोनों के बीच की खामोशी बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी होती है। अगर यूँ कहें कि एक लाइन बताना चाहूँगी, मोहब्बत में फासले मोहब्बत में फासले अक्सर हमें दूर बना देते हैं, अक्सर हमें दूर बना देते हैं। तेरे चेहरे के नूर के लिए हमें मजबूर बना देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऐसा कुछ हाल सानिया का दिल का होता है। उसकी उम्मीद बस इतनी होती है कि शायद अब कंगना सच बोलेगी, पर उसकी आंखें इस सच को देखने और कान सुनने के लिए तरस गए होते हैं। कंगना कुछ नहीं बोलती और उन दोनों के बीच की खामोशी इतनी गहरी अब उसको समझ में आने लगी होती है कि शायद अब सान्या अपने मन में ये सोच रही होती कि कंगना शायद अब मुझे इस काबिल भी नहीं समझती कि वो अपने दिल की बात कह सके। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती तो वो मुझसे कह क्यों नहीं देती। इस तरह से अपने आप को और मुझे तकलीफ देने का क्या मतलब है। इस बात को वो सोच ही रही होती है, तब तक कंगना कहती है कि खाना खाया? तो कहते हैं कि हाँ खा लिया। कहते ठीक है। बस कह के वो कमरे से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद वो टेरेस साइड जाती है और टेरेस साइड जाके वो किसी को फ़ोन लगाती है कंगना। फ़ोन पे बात होने के बाद वो काफ़ी देर तक जो उसके टेरेस होता है वहाँ पे टहल रही होती है, आ रही होती है, जा रही होती है और फ़ोन पे बात उसकी चली जा रही होती है। इस तरह से उसकी बातें जारी होती है और इतना देर बीतने के बाद सानिया कमरे से बाहर निकलती है और उसकी नज़र जब लेफ्ट में पड़ती है, कहती है कि किससे बात कर रही है। सानिया के मन में आता है कि क्या कर रही हो कंगना, क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि तुम्हारा ये सारी चीज़ें करने से हमारा रास्ता और ख़राब होता चला जाएगा? क्या तुम्हें इतना भी एहसास नहीं कि हम दोनों साथ हैं और तुम इस तरह से अपने आप को बांटे जा रही हो? तो क्या मुझे ये चीज़ बर्दाश्त होगी? उसके मन में उठ रहे सवाल उससे ही सवाल कर रहे होते कंगना। तो अपनी बात को ख़त्म करके वो आ ही रही होती है, तब तक सान्या कमरे में दोबारा जाके सोफे पे बैठ चुकी होती है।
और एक गहरी सोच के साथ उसकी आंखों में हल्की सी नमी होती है, हल्की सी नमी होती है। यूं कह ले कि वो रोना चाहती है, पर वजह क्या बताएगी और किस वजह से रो रही है, वो किसको अपने दुख को सुनाएगी। चुपचाप अपने आप को इस तरह से घुटते हुए पाके उसके दिल में आता है कि मोहब्बत में इतनी तकलीफ़ क्यों होती है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो तो बदले में मोहब्बत क्यों नहीं मिलती। खैर, कंगना तो मुझसे प्यार करती है और अभी भी मुझे उसकी आंखों में प्यार दिखता है, पर अचानक से ऐसे क्यों बदल गई है। मुझे ये बात क्यों नहीं समझ आ रही। तब तक कमरे में दाखिल होती है कंगना और कहती कि अभी तक आप सोए नहीं। तो वो कहती कि नहीं, मुझे कुछ काम था इसलिए मैं बैठी थी। तो कहती कि ठीक है, आप काम करके सो जाइएगा, मैं सो रही। ऐसे बोल के वो जब अपने बेड साइड जाके लेटती है, कंगना जब लेट रही होती है तो सान्या की नज़र कंगना के ऊपर होती है और कहती कि कंगना क्यों नहीं बोल देती, क्यों हमारे बीच के फासले तुम बढ़ाए जा रही हो। तुम क्यों नहीं समझ रही हो कि ये धीरे धीरे हमारे बीच के फासले गड्ढे से खाई बन रही है। उसके मन में ये सवाल होते हैं, मगर उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जाके कंगना से कर ले और पूछ ले कि ये क्या है और क्यों है, ऐसा क्यों है, तुम क्यों कर रही हो। वो अपनी दादी की कही हुई बात को याद करती है और अपने आप को शांत करती है और आंसू पे से उठती है और आके साइड में लेट जाती है। दोनों के जो फेस होता है ना, वो अपोजिट, एक दूसरे से अपोजिट साइड पे होता है। दोनों ही एक दूसरे की तरफ नहीं देखते हैं। कंगना के मन में ये चल रहा होता कि एक बार पूजा ख़त्म हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, फिर से वो पुराने ज़िंदगी और इस तरह से बेरुखी से मुझे सामने से पेश नहीं आना पड़ेगा। फिर मैं तब सब कुछ बता के माफ़ी मांग लूँगी, सब कुछ समझा के सब कुछ ठीक कर दूँगी। उसके दिमाग और जहन में ये चल रहा होता है। सान्या के जहन में चल रहा होता है कि तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है कंगना। मैं तुम पे ऑलरेडी इतना भरोसा करती हूँ कि तुम कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो, मुझे बर्दाश्त है, पर झूठ क्यों। इन दोनों की सोच एक दूसरे के लिए ही होती है, पर एक दूसरे से कहने के लिए दोनों ही तैयार नहीं होते हैं। धीरे धीरे इनके मन की शिकायतें इनके आंखों पे छाने लगती हैं और धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। जब उनकी आंखें बंद होती हैं तो उनकी सोच भी बंद हो जाती है और जो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों का फेस होता है, वो अचानक से वो करवट लेते हैं और दोनों का फेस आमने सामने आ जाता है। जब उनका फेस आमने सामने आता है तो सानिया सोच रही होती है, क्या सच में। जब उसकी आंखें अचानक से खुलती है तो कंगना को अपने इतने करीब पाके उसको एक अलग सी खुशी महसूस होती है। सानिया का फेस इस तरह से देखती है सोते वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत उसको लग रही होती है कि वो नज़रें भर के उसको देख रही होती है। जो उसके मन में उठ रहे सवाल होते हैं वो अचानक से दब चुके होते हैं, कहीं गुम से हो चुके होते हैं। उन दोनों की मोहब्बत इतनी सच्ची होती है, इतनी गहरी होती है कि एक पल में ही उन दोनों के बीच की जितनी भी शिकायतें हैं मिट से चुकी होती हैं। सब ठीक हो चुका होता है, ऐसा लग रहा होता है। जैसे ही उसको लगता है कि कंगना की आंखें खुलने वाली हैं, सानिया ने अपनी आंखें बंद कर लेती है। सानिया जब अपनी आंखें बंद करती है तो कंगना की आंखें खुलती हैं और उसको इतने करीब पाके उसको अच्छा लगता है। उसके चेहरे पे एक स्माइल आती है, उसको देख के फिर से वो दोबारा सो जाती है। जब उसकी आंखें जब बंद होती हैं, सान्या की भी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और सुबह जब उन दोनों की नींद एक ही वक्त पे खुलती है तो दोनों सान्या के
शोल्डर पे कंगना का सर होता है और उसको बहुत टाइटली हग करके वो सो रही होती है। सान्या और कंगना एक दूसरे को इतने करीब होते हुए देख रहे होते अपने आप को। दोनों ही थोड़ा सा डिस्टेंस पे आ जाते हैं। कंगना डिस्टेंस पे आने के बाद अपने बालों को एक रबड़ बैंड से फंसाती है और कहती है कि मैं फ्रेश हो लेती हूँ और मुझे अभी पूजा पे जाना है। तो कहती है कि पूजा, ये कब? तो कहती है कि हाँ, एक पूजा है आज, मैं मंदिर जा रही हूँ तो मुझे थोड़ा आने में देर हो जाएगी, आप खाना ना खा लीजिएगा। कंगना शाने को ये कह देती है और वहाँ से उठ के चली जाती है। बिना गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो कुछ नहीं। कहती है कि इसको अचानक से हो क्या गया है, ये पूजा पाठ में इतना बिलीव कर से करने लगी और इसको पूजा पे जाना है तो अकेली क्यों जाना है, किसी को साथ लेके जाए। अकेले जाके ठीक है, इसकी मर्जी है। वो अपने फेस को, अपनी आंखों को साफ करते हुए उठती है और स्लीपर पहन के जैसे खड़ी होके मिरर में अपने आप को देखती है तो उसके टी शर्ट पे कंगना के लिपस्टिक के कुछ निशान होते हैं जो लगे हुए होते हैं उसके नेक साइड, क्योंकि वो इतना करीब आके सो रही होती है कि उसके लिपस्टिक का जो कलर होता है उसके नेक पे भी लगा होता है। उसको देख के, उसको छू के वो महसूस कर पा रही होती है कि अच्छा था, बेहोशी में ही सही तुम मेरे करीब तो आई। ये सोचते हुए कंगना, सॉरी, सान्या अपने सर पे टीचिंग करते हुए और अपने ग्लास को पहनने के बाद वो जब उसको विजिबिलिटी सारी क्लियर क्लियर हो जाती है तो वो जाके सोफे पे बैठती है। तब तक उसके दरवाजे पे नॉक होता है तो कहती कि अभी इतनी सुबह सुबह कौन आ गया, सुबह के 8 बज रहे हैं। वो जाती है, दरवाज़ा खोलती है, दरवाजे पे कोई और नहीं, उसकी सासू मॉम शालू जी होती है। शालू जी को देख के कहते कि आंटी आप, तो कहती कि कितना बार कहा है बेटा कि आंटी मत कहो, तुम्हारी सास हूँ मैं, माँ कहो। अचानक से ये तेवर ना शाने के दिमाग में घंटी तो बजा रही होती है, मगर बीच में कंगना होती है। वो अगर इस तरह से उनके खिलाफ जाएगी तो उसको लगता है कि शायद कंगना को बुरा लगे। जी मॉम, आइए। जैसे ही वो अंदर आती हैं कहती कि कंगना कहाँ है? तो कहती कि वो अभी फ्रेश होने के लिए गई है। तो कहती अच्छा अच्छा, तो सानिया, तो कहती हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि मेरी बेटी जब तुम्हारे लिए इतना एफर्ट कर रही है तो तुम्हें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए? हाँ, अब वो तुम्हारे लिए पूजा पाठ व्रत ये सब चीज़ें वो करने लगी है, इन सब चीज़ों को मानने लगी है, तो तुम्हें लगता है ना कि तुम्हें कुछ करना चाहिए। वो अपना लैपटॉप उठा के अपना फ़ोन अपने जेब में रख रही होती है, तब तक उसका फ़ोन नीचे गिरता है और टूट जाता है। और फ़ोन टूटते ही वो अपना फ़ोन उठाने के लिए जाती है तो उसके कुछ कांच के टुकड़े फ़ोन से बाहर आए होते हैं, उसके हाथों में चुभ जाते हैं। जैसे ही चुभते हैं और उसके हाथ से खून निकलने लगता है तो वो अपने हाथों को अपने मुंह में रखती है और कहती है बस इतना कह के कहती कि अच्छा, तुम करने क्या जा रही थी ऐसे, और तुम इतनी लापरवाही से करोगी तो यही होगा ना, हाथ ही कटेगा। इसीलिए कहते हैं कि सावधानी भली। वो झाड़ू लाती हैं और उसके हाथों में रख देती हैं। तब तक कन्या रूम, मतलब जो वॉशरूम में गई होती है, वो उससे बाहर आ जाती है। जब वो वॉशरूम से बाहर आती है तो कहती कि माँ आप यहाँ? तो कहती कि हाँ, मैं तुम्हें ही बुलाने के लिए आई थी बेटा, कि आज तो पूजा है और तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गया है, 8 बज चुके हैं। तो कहती कि हाँ हाँ माँ, मैं चलती हूँ।
तो कहते कि और हाँ, ये कांच के टुकड़े अच्छे से साफ कर लेना। जब ये बोलती थी कांच के टुकड़े कहाँ पे, कंगना कहती है तो जब वो देखती है उसका फ़ोन टूटा हुआ है और उसके कांच के टुकड़े से हाथ कटा हुआ है, उसके एक हाथ में झाड़ू है और उसके हाथ से ब्लीडिंग आ रही है, जिस हाथ में झाड़ू होता है और एक हाथ में वो लैपटॉप पकड़ी होती है। तो उसके हाथ से लैपटॉप साइड रखते हुए और झाड़ू हटाते हुए कहती है ये क्या कर रहे हो आप। उसके हाथ को देखती है कि उसके हाथ से खून बह रहा हो तो वो जाती है फर्स्ट एड ढूंढ रही होती है, ढूंढ के लाती है, उसके हाथों को बैंडेज करती है और सानिया उसको बड़े प्यार से देख रही होती है कि जब इसको इतनी फिक्र है तो ये सब क्यों कर रही है, कुछ तो बात होगी। दादी सही कह रही थी, मुझे इस पे भरोसा रखना चाहिए, मैं इस तरह से इस पर डाउट नहीं कर सकती। जिसको मेरे लिए इतनी फिक्र है वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। और जैसे ही सानिया टर्न होती है, उसके नेक पे और उसके शर्ट टी शर्ट पे जो धब्बे लगे हुए होते हैं, जो लिपस्टिक निशान होते हैं, देख के शालू जी गुस्सा हो जाती हैं। और अब उनको फिर एक और मौका मिल चुका होता है कंगना के कान भरने का, एक और चीज़, एक और रीज़न मिल चुका होता है। फर्स्ट एड होने के बाद शालू जी कहती कि बेटा चलो, काफ़ी देर हो रही है, अभी हो गया ना, चलो, छोटी सी खरोश है, ठीक हो जाएगी। फिर उसका हाथ पकड़ती है, वहाँ से लेके जाने लगती है कंगना को। कंगना छोड़ के जाने का मन नहीं होता है, मगर वो जाती है क्योंकि उसने पूजा करने का सारा बंदोबस्त किया होता है। सानिया अब अपने मन में सोच लेती है कि चाहे जो हो जाए, वो अब ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे उसके रिलेशनशिप में कोई भी दरार आए, क्योंकि उसको ये यकीन हो चुका होता है कि अभी नहीं, अभी तो मुझे इन सब बारे में सोचना ही नहीं है। मुझे अगर वो गई है पूजा के लिए तो मुझे भी उसके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान करने चाहिए। ये सोच के अपने मन को शांत कराती है और कराने के बाद कहती है कि ओके, क्या करना है, कुछ सोचना पड़ेगा, पर मैं इन सब चीज़ों में तो इतनी अच्छी नहीं हूँ, क्या करूँ, किससे हेल्प लूँ। कविता और किया, ये दोनों मेरी हेल्प कर सकते हैं। जैसे ही कंगना रूम से बाहर आती है, थोड़ी दूर कदम उसका पहुंचता है तो सानिया, सॉरी, उसकी मॉम शालू जी उसको अपने सामने लाते हुए कहते कि ये तुमने क्या किया कंगना। हाँ, तुमने देखना पिछली बार तुम दोनों के बीच ऐसा हुआ तो उसका हाथ फिर से कट गया था और फिर दोबारा दूसरे हाथ में कट लग गया। तुम चाहती क्या हो, तुम उसको जिंदा नहीं देखना चाहती, तुम उसके बार बार करीब जाए जा रही हो, देख रही हो ना, ये सारे संकेत हैं कि तुम गलत कर रही हो, तुम्हें इतने करीब नहीं होना चाहिए। तो कहती पर माँ मेरी बात तो सुनो। तो कहती कुछ नहीं सुनना मुझे, मैंने तुम्हें समझाया, जब पंडित जी ने ये अनुष्ठान बताया है तो तुम्हें ये करना होगा और तुम इसे बच नहीं सकती। अगर बचाने की कोशिश करोगी ना कि मुझसे झूठ बोल के, तुम कहेगी माँ चुप हो जाइए, कुछ नहीं हुआ है। और वो लिपस्टिक कैसे लगा मुझे नहीं पता, शायद सोते वक्त लग गया था, और कुछ नहीं, आप जैसा सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है। तो कहते कि पक्का, तो कहते कि हाँ पक्का। तो कहती इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बस बेटा, मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ और मुझे यही लगता है कि अगर सानिया को कुछ हुआ तो तुम शायद खुश नहीं रह पाओगी। बस तुम्हारी खुशी की मैं दुश्मन नहीं हूँ बेटा, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ। सालू जी की बात को सुनते हुए कहती कि हाँ माँ मैं समझ रही हूँ, आप हमारी भला और हमारी अच्छाई के लिए आप ये सब कर रही हैं, मैं समझ रही हूँ। तो कहती है कि ठीक है चलो अब चलते हैं। तो माँ हम ही दोनों जा रहे हैं और भी कोई जा रहा है, तो कहती नहीं बेटा हम ही दोनों जा रहे हैं। वो दोनों निकल जाते हैं बाहर की तरफ। जब वो बाहर निकल रहे होते हैं तो पीछे से शालू जी टर्न होती हैं, जास्मिन बालकनी पे खड़ी होती है और दोनों एक दूसरे को एक स्माइल, बहुत ज़्यादा शातिर स्माइल पास करते हैं। जब दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा शातिर स्माइल पास कर रहे थे तो
उन दोनों के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही होती है, बस उन दोनों को ही पता होती है। कंगना को वो लेके चली जाती है पूजा की विधि के लिए। इधर कहते कि जैस्मिन होती है, कहते कितनी शातिर हैं आप आंटी, आपके दिमाग का दांत देना पड़ेगा। आप दोनों को इतनी आसानी से उन दोनों को अलग कर रही हैं, इन दोनों को पता भी नहीं है। एक नंबर के टफर है, और खासकर ये कंगना कैसे भरोसा कर सकती है कि जिस कुछ टाइम पहले इसकी माँ इसके खिलाफ थी, अचानक से इसके फेवर में, मतलब इसके दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहा। मुझे क्या करना है, मुझे तो अपने काम से मतलब है बस। तब तक ये सोच ही रही होती सामने कि उसको कुछ प्लान करना चाहिए, उसको वही प्यार दोबारा फील कराना चाहिए। हो सकता है कि उसने अपने प्यार को फील कराना बंद कर दिया है, तो करना ऐसे होती चली जा रही है, उसको स्पेशल फील नहीं करा पा रही हूँ। तो कहती है कि चलो ठीक है। अब वो लैपटॉप को बंद, मतलब जो हाथ में लिए होते रख देती है, और उसके दोनों हाथ में बैंडेज होते हैं। कहते कि ये क्या है यार, दोनों हाथ में। खैर एक हाथ में तो छोटी सी चोट होती है, एक हाथ में थोड़ी बड़ी चोट होती है, हो जाती है। अब कहती कि अब ये फ्रेश कैसे होंगी मैं। ठीक है, जैसे तैसे वो जाके फ्रेश व्रेश हो जाती है, और हम तैयार होके अब जाती है किया के कमरे में। किया के कमरे में जैसे ही जाती है, एंटर करती है, किया के दरवाजे पे नॉक करती है। तो किया टर्न होके देखती है, कहती कि जीजू आप आओ आप। तो वहाँ पे कविता भी होती है, जब थोड़ा सा रूम के अंदर एंटर होती है तो दिखती है कि कविता भी उस रूम में है। दोनों बैठ के लूडो खेल रहे हैं। तो ये तुम दोनों सुबह सुबह फिर से लूडो, तुम दोनों अभी रात को खेल के बोर नहीं हुए? अरे यार जीजू कैसे बोल सकते हैं, आओ ना बेटे। तो कहती गाइस तुम दोनों की मुझे हेल्प चाहिए, और मुझे ना करने के लिए कुछ प्लान करना है। तो कहते हैं कि पक्का प्लान करना है? तो कहते कि हाँ, तो ठीक है आप प्लान कर लो, हमें क्या, हमें तो बस गुड न्यूज़ मिलने से मतलब है। दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तो कहते डफर, तुम दोनों कुछ भी प्लान, मतलब सरप्राइज प्लान करना, तो ऐसा बोलो ना आपकी सरप्राइज प्लान करना है करना के लिए। आप बोल रहे हो कि प्लान करना है, तो हमें तो यही लगेगा ना कि आपको मतलब। तो कहते हैं हाँ तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही मतलब समझ रहे हो, इतना ज़्यादा समझो मत, ठीक है, तुम लोगों को जितना बोला जाए उतना करो। सान्या कहती कि अच्छा देखो, मैं चाहती हूँ कि पूरा रूम डेकोरेट हो, और एक शैम्पेन का बोतल हो। खैर मुझे पीना तो अच्छा नहीं लगता, बट आज के लिए ठीक है। और पूरे रूम में वो फ्रेगनेंस कैंडल लगी हुई हो, और कुछ बुके भी, और एक रेड फ्लावर का बुके। तो किया ये सारी चीज़ें कहाँ पर मिलेंगी, और या कोई ऐसा जो हमें ये सारा चीज़ें अरेंज करके दे दे। मैं अपने हाथों से ये सारी चीज़ें सजाना चाहती हूँ। तो कहती कि व्हाट, इतना सब कुछ आप अकेले करोगे? पर ये कंगना दीदी के घर में रहते हुए कैसे आप करोगे? तो कहती कि तुम्हारी बहन घर में नहीं है। तो कहते कि कहाँ गई? तो कहती तुम्हारी बुआ उनको लेके गई। पूजा पाठ आजकल मंदिर के चक्कर लग रहे हैं, हम हमसे ध्यान हट के मंदिर पे आजकल तुम्हारी बहन जाया जा रही है। खैर छोड़ो, अब ये बताओ ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी? तो क्या कहती कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, जीजू मैं अभी अरेंज कराती हूँ। वो 2-3 कॉल लगाती है, उसके 2-3 फ्रेंड्स हैं जो पार्सल उसको भिजवा देते हैं। सारा पार्सल आ जाता है, जाके तीनों कलेक्ट करते हैं। तो जो शीला जी और रमा जी किचन से बाहर आ रहे होते हैं, दोनों बात करते हुए जब बाहर आ रहे होते हैं, तो कहती बच्चों ये क्या है, इतना सारा सामान, फूल, और ये क्या कर रहे हो तुम दोनों तीनों? तो किया हंसते कहती कि उसको कंधे से, अपने कंधे से सामने को
मारते हुए कहते कि आज कोई अपने वाइफी के लिए सरप्राइज प्लान कर रहा है। कविता भी थोड़ा मजे लेते थे कि और हम उसमें हेल्प कर रहे हैं, जी हजूरी कर रहे हैं। तो दोनों समझ जाते हैं कि वो कहने की बातें हो रही होती हैं। दोनों हंसने लगते, कहते कि तुम बच्चे भी क्या क्या करते रहते हो, जाओ जाओ करो। ऐसे बोलते हुए रमा और सिला दोनों चले जाते हैं। राजीव और रमेश वो दोनों ये चीज़ों से खुश भी नहीं होते तो दुखी भी नहीं होते, क्योंकि अब वो कुछ कर नहीं सकते। बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, वो लोग आधे एज में पहुंच चुके होते हैं और अपनी बात जिद करने के चक्कर में वो और अपनी इज्जत का भाजी पाला नहीं करना चाहते, इसलिए वो कुछ बोलते ही नहीं है। संजय और अरविंद अरविंद को इससे कोई मतलब नहीं होता, मगर संजय को हर एक छोटी छोटी बात को जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। क्या हो रहा है घर में, कैसे हो रहा है, कंगना क्या कर रही है, सान्या क्या कर रही है, उसके मतलब A to Z सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती हैं। अभी संजय अपने रूम से बाहर आते हुए तीनों को जाते हुए देखता है। सीढ़ी से जब वो चढ़ रहे होते हैं तो कहते हैं कि गाइस ये क्या हो रहा है। तो फिर से कविता कहती है कि सरप्राइज प्लान हो रहा है कंगना के लिए। तो कहती ओके ठीक है, तो कोई हेल्प चाहिए। तो कहती नहीं, कोई हेल्प नहीं चाहिए, सब हो गया और बाकी सारा काम ये मैडम करने मतलब हमारे जो करने वाली हैं। तो कहती कि ओके, और सानी कहती थैंक्स फॉर हेल्प, और आप अभी मेरे को किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं। सामान जैसे ही रूम में जाते हैं रखते हैं, दोनों को भगा देती है। दोनों को भगा देती है कि ये क्या था, और आप इतनी सेल्फिश कैसे हो सकते हो, जैसे सामान रखवा लिया और हम दोनों को भगा रहे हो। नहीं, हमें देखना है आप कैसे डेकोरेशन कर रहे हो। तो कहती कि बिल्कुल नहीं, तुम लोग निकलो यहाँ से। तो कहती है कि ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, और फिर अब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े फिर बताना, हम फिर बताते हैं। तो कहती है कि हम नहीं, मैं नहीं बता रही, तुम लोग जाओ 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 जाओ, जल्दी 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 निकलो। तो कहती है कि हाय कितने ख़राब हो ना। तो कहती कविता कहती है कि यार तुम जानती नहीं हो, लोग ऐसे ही मतलबी होते हैं, देख लो तुम्हारी चीज़ों को। तो जैसे ही वो अपनी आंखें छोटी छोटी करती हैं, दोनों ही समझ जाते कि अब वो गुस्सा हो रही है। दोनों वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा काम होता है। इतना सारा काम और ऊपर से हाथ में चोट लगी हुई है, कैसे करेगी। बट वो जैसे तैसे कर रही होती है। फिर किया और कविता दोनों नॉक नॉक करते हैं, तो कहते हैं कि हम इकट्ठा कर दे रहे हैं, आप लगा लो, क्योंकि आपके हाथ में चोट लगी हुई है, आप ऐसे सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे ना, बस इसलिए बाकी सारा काम आप ही करना, ठीक है। तो कहते हैं ठीक है आओ। तीनों दोनों को अंदर बुलाती है और दरवाज़ा लगा देती है। रूम का डेकोरेशन ऐसा होता है ना कि सारा रूम का डेकोरेशन वो देख चुकी थी। रोज़ पेटल्स जो होते हैं ना, वो एक रोज़ पेटल से एक लाइन बनाई होती है जो बेड तक वो जा रहा होता है, और बेड साइड के थोड़े से जो स्पेस होता है वहाँ पे एक हार्ट शेप बनाया होता है रोज़ पेटल से। और जो साइड साइड में जो ड्रॉर होते हैं उस पे भी रोज़ पेटल को बिखेरी होती है, और उसका कैंडल वहाँ पे एक एक कैंडल अच्छे से सजा के रखे होते हैं। जो टेबल होते हैं ना, टेबल पे भी रोज़ पेटल्स फैला के, और कैंडल वो छोटे वाले जो कैंडल्स होते हैं ना जो पानी में फ्लो करते हैं, वो वाले कैंडल्स रखे होते हैं। फिर कुछ कुछ जो फूल होते हैं ना, जो रेड रोज़ के जो फूल होते हैं, वो पूरे दीवार पे है, और बलून्स के साथ बलून के ऊपर वो रोज़ चिपका के फिर उस वॉल पे बलून को चिपकाया होता है, जिससे ना उसका लुक ना रेड और वाइट में जो रखा होता है ना, वो कॉम्बो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। ये ऐसे इसके आइडिया को ऐसे करते हुए देख के किया और कविता दोनों एक दूसरे को देख रहे होते, कहते कि वैसे जीजू आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो, हम लोगों को पता नहीं था कि मतलब कोई ऐसे भी सोच सकता है। तो सानी कहती कि तुम्हारी बहन को खुश करना इतना मुश्किल है ना, इसलिए मुझे इतना सब कुछ सोचना पड़ता है। यदि
वो थोड़े से में खुश हो जाती तो इतना सब कुछ मुझे करना ही नहीं पड़ता। तो कहती है कि अच्छा दीदी किसकी है? मेरी। ऐसे अपने कॉलर को उठाते हुए क्या बोलती थी, ओ हेलो, कविता बोलती है वो मेरी भी फ्रेंड है, सारा क्रेडिट खुद का मत लो। ठीक है जीजू, और बताओ और क्या करना है? वो कर्टन्स भी चेंज करवा चुकी होती है, वो भी रेड और वाइट में कर चुकी होती है कर्टन्स भी, जो विंडो पे लगी होती है। बेड वाइट कलर के चादर से और बेड पे एक हार्ट शेप रोज पेटल से बना चुकी होती है। और सब कुछ परफेक्ट हो चुका होता है, सब कुछ बालून से सब एकदम सज चुका होता है और खूब बहुत खूबसूरत सजा होता है। ये देखिए फाइनली डन। ये सब करते करते उन लोगों को शाम हो चुकी होती है और ये सारी चीज़ें तैयारी करते, बनाते, लगाते, सजाते शाम हो चुकी होती है। अभी तक करना घर नहीं आई होती है। घड़ी में टाइम सानिया देखे जा रही होती है और रूम में टहले जा रही होती है। टहलते टहलते वो वेट कर रही होती है कि देखिए कब आएगी ये, और अपने सर को खुजाई जा रही होती है। तब तक उसके फ़ोन पे उसकी नज़र जाती है, कहती है कि तब तक क्यों ना मैं अंशु को कॉल कर लूँ। वो फ़ोन उठाती है, अंशु को कॉल करती है, वहाँ से कविता और किया जा चुके होते हैं। अंशु को कॉल करने के बाद कहती है हेलो अंशु। तो कहती है हाँ दी, कैसे हो आप? तो कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, आप तुम कैसी हो? तो कहती है कि मैं भी ठीक हूँ, आप वापस कब आ रहे हो? तो बहुत जल्दी, पर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? तो कहती कि नहीं दी, आपको क्यों लगा? तो कहती कि नहीं, मैं बस जस्ट पूछ रही हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। तो कहती कि नहीं दी, अभी तो फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक चल रहा है। तो कहती कि वैसे अंशु, मैं तुमसे इतना कहना चाहूँगी, बच्चा कि जो भी करना सोच समझ के करना। अगर तुम कुछ गलत करोगी या तुम गलत ना भी करती हो, तुम पे लोगों की नज़र जाएगी तो वो तुम्हें गलत मानेंगे। वो सच और झूठ के तह तक नहीं जाते हैं, बस अपना ओपिनियन दे देते हैं। तो मैं तुमसे बस इतना कहना चाहूँगी कि कुछ ऐसा मत करना कि हमारे घर वालों की बदनामी हो। तो कहते कि पर दी मैंने ऐसा तो कुछ किया ही नहीं। तो कहती बस मैं बता रही हूँ बेटा कि तुम बस इतना ही करना जो बर्दाश्त किया जा सके। कहती जी दी। वो ये कह के कहती है कि और सब ठीक है? तो कहते कि हाँ ठीक है। जैसे ही ये सारी बातें कर रही होती है तब तक उसको डोरबेल की घंटी की आवाज़ आती है। तो कहती कि ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना अंशु, और मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, अभी रखती हूँ। ये कह के वो तुरंत ही फ़ोन काट देती है और दरवाज़ा खोल के बाहर आती है तो देखती है कि शालू जी और कंगना साथ में आ रहे होते हैं। और कहते कि ये दोनों अभी साथ में ही आ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, सब कुछ इनफैक्ट जब शाम ढली होती है और सब कुछ हुआ होता है तो अब मेन जो सीन होता है उस पे कहानी शिफ्ट करते हैं। कंगना अपने रूम में आने की जगह पे वो अपने मॉम के साथ उसके मॉम के रूम में गई होती है। कहते कि ये सीधे डायरेक्टली अपने रूम में आने के बजाय ये सासू मॉम के रूम में क्यों जा रही है, और क्या ये नाटक है? ये तो हो सकता है कि वो उधर बात करके आए तो सारा काम सेट हो जाएगा। ठीक है, मैं तब तक जाके दूध ले आती हूँ। और कहती कि आज क्यों ना उसके साथ कुछ नोटी किया जाए। तो जाती है नीचे, जाती है दूध गर्म करती है, एक ट्रे लेती है, ग्लास में दूध रखती है। और शीला जी कहती कि आज कोई ज़्यादा ही खुश लग रहा है, लगता है कोई साथ में खाना तक नहीं खाएगा। तो कहती कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कहती है ठीक है, खाना रखा हुआ तो मैं तुम दोनों को भूख लगे तो खा लेना, फ्रिज में रखा हुआ है, बस गर्म करने का है। तो कहती है कि ठीक है, धन्यवाद मामी। तो कहती है कि धन्यवाद, धन्यवाद बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, सब अपने लोग ही हैं और तुम हमारी अपनी ही हो। और हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम हमारी ज़िंदगी में आई और हमारी ज़िंदगी को थोड़ा और बेहतर बनाया।
वैसे क्या है कि वो चली जाती है, वो ट्रे में दूध उठाती है और लेके जा ही रही होती है। फिर तब तक उसके फ़ोन पे मैसेज आता है और वो मैसेज चेक करने लगती है टेबल पे रख के साइड में। मैसेज में थोड़े इंटेंस वर्ड्स होते हैं जिसको पढ़ के थोड़ी देर के लिए उसका दिमाग घूम जाता है। फिर उस पर वो रिप्लाई करते हैं, कहते हैं कि बड़ी छोटी छोटी बातों के लिए मुझे मैसेज मत किया करो, ठीक है, और ये फालतू की चीज़ें मुझे नहीं जाननी है क्या है कैसा है, मुझे बस रिजल्ट चाहिए। वो मैसेज करके अपना फ़ोन पॉकेट में रखती है और फिर वो दूध का ट्रे उठाती है ताकि अपने रूम में जा रही होती है। रूम में जाती है और रूम में जैसे जाके ट्रे जो होता है वो साइड टेबल पे रखती है। रखने के बाद क्योंकि ये सारा प्रिपरेशन कर चुकी होती है और सारा प्रिपरेशन कर चुकी होती है, सारी चीज़ें हो चुकी होती है। अब वो फिर से एक बार रूम से बाहर आती है, जैसे देखती है कि कंगना रूम की तरफ आ रही होती है। कंगना रूम की तरफ आ रही जाती है, रूम का दरवाज़ा बंद करती है और रूम का दरवाज़ा बंद करने के बाद लाइट पूरे रूम का ऑफ कर देती है और हल्की हल्की जो रोशनी चल रही होती है, जो कैंडल की वजह से हल्की हल्की रोशनी जो समझ आ रही होती है, तो कहती है कि अभी थोड़ा सा कुछ और करना चाहिए। अभी तो ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं ये सारी चीज़ें करूं और वो गुस्सा ना हो जाए, तो क्यों ना मैं जो सैम्पन का बोतल मंगाया था उसमें से थोड़ा सा एक घूंट, ये आइडिया अच्छा है। वो जाती है, हालांकि उसको ड्रिंक की आदत नहीं होती है, मगर वो अपनी घबराहट को कंट्रोल करने के लिए वो निकालती है और एक बार एक लेती है तो उसको कहती है कि अरे यार एक से क्या हुआ, दो, दो के बाद कहती है नहीं एक और, तीन ले लेती है। तीन लेने के बाद वो बैठ जाती है सोफे पे और वो वेट कर रही होती है और दरवाज़ा खुलता है अचानक से। जब दरवाज़ा खुलता है तो अब वो उसका नशा अच्छे से उसके दिमाग में चल रहा होता है। वो उठती है सोफे पे और वो जाके उसको एकदम टाइटली हग कर लेती है। जब उसको हग करती है तो कहती है कि आई मिस यू सो मच। ये देखो तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या किया है। वो सब कुछ दिखाती है। बड़ा खूबसूरत सा डेकोरेशन हुआ होता है, बलून से पूरा वॉल सजा हुआ होता है, वाइट और रेड का कर्टन लगा हुआ होता है। बलून पे एक एक रोज का वो लगा हुआ होता है, फूल लगा हुआ होता है। एक एक रोज उस पर लगे हुए होते हैं और उसको लगाया गया होता है और लाइट बिल्कुल नहीं होती है। वो कैंडल जो जल रही होती है हल्की हल्की उससे रोशनी और हल्की हल्की भीनी भीनी सी खुशबू आ रही होती है, जिसके वजह से नीचे जब देखते हैं कि जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होती है, जहाँ से रूम का अंदर आने का जो रास्ता होता है, वो एकदम रोज़ पेटल से सजे हुए होते हैं, एकदम फूलों से भरा हुआ होता है और बेड पे भी रोज़ पेटल्स होते हैं, एक हार्ट शेप बन के उस पर आई लव यू लिखा हुआ होता है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद और ये सब कुछ दिखा रही होती है, क्योंकि ये सब कुछ मैंने अपने हाथों से सजाया तुम्हारे लिए, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया इन दिनों। मैं इस तरह से खुद से दूर जाता हुआ देख के मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। कंगना, तुम्हें पता नहीं है, वो अपने शब्दों पे कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है, ना ही अपने आप पे, और उसके हाथों को पकड़ के आगे सारे डेकोरेशन को उसको दिखाते हुए कहती कि देखो ये हाँ एक और चीज़ है। वो जाती है और सोफे के पीछे जो बंच रखा हुआ होता है वो लेके आती है और अपने नी डाउन होके उसको वो बंच देती है। बंच देने के बाद वो बहुत सारे रेड रोजेस से वो पूरा बंच बना हुआ होता है, वो गुलदस्ता बना हुआ होता है। उसको देने के बाद कहती कि ये तुम्हारे लिए। और एक और चीज़ है, वो अपने जो लोअर पहनी होती है उसके पॉकेट से एक और डिब्बा निकालती है
उस डब्बे को खोल के उसके तरफ दिखाती है और कहती है कि ये भी तुम्हारे लिए। उसमें 2 इयररिंग्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत इयररिंग्स होते हैं। कहती है थैंक यू। और वो बिल्कुल शब्द ऐसा कुछ होता है ना कि थैंक यू वाला कुछ नहीं बोलती है। वो लेके डब्बे को फोल्ड करती है और साइड रख देती है। अरे यार कंगना, तुम इतनी नाराज़ क्यों हो? तुम्हें क्या सच में मुझसे प्यार नहीं है? तुम क्या सच में मुझसे नाराज़ हो, गुस्सा हो? प्लीज़ बोलो, कुछ तो बोलो, तुम ऐसे चुप मत रहो। उसको फोर्स कर रही होती है, उसको पूछे जा रही होती है, पर कंगना कुछ नहीं बोल रही होती है, चुपचाप उसकी बातें सुन रही होती है। नशे में सान्या समझ नहीं पा रही होती है और साइड में दूध थी, ये दूध भी तुम्हारे लिए। और तुम्हें हमेशा ये लगता है ना कि मैं तुम्हारे साथ गलत करती हूँ, प्लीज़ एक मौका दे दो कंगना, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी, प्लीज़। उसके हाथ में वो दूध रखते हुए अपने आप को खड़ा करती है और वो कहीं कहीं थोड़ा सा तलमला रही होती है। ऐसे होता है ना कि जब कोई नशे में हो तो उसके हाथ पैर मूव करते रहते हैं, वैसे हिल रही होती है। उसको समझ नहीं आ रहा होता है, रोशनी हल्की हल्की होती है, पूरी तरह से फेस जो होता है ना विजिबल नहीं होता, बहुत कम लाइट के बहुत कम सोर्सेज होते हैं, जो कैंडल चल रहे होते हैं उसी के सोर्सेज होते हैं। और ऊपर से नशा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ऐसा होता है ना कि नशे में कंगना के साथ बात कर रही होती है। पहले भी उसने किया होता है, बट उस टाइम में कंगना के साथ उसने इस तरह से बिहेव नहीं किया होता है। बट वो 1 पैक 2 पैक 3 पैक लगाने के बाद वो पूरी तरह से टल्ली हो चुकी होती है। टल्ली होने के बाद वो कंगना से बातें कर रही होती है और अपने फीलिंग्स को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने के बाद और सब कुछ दिखाने के बाद कहती कि प्लीज़ एक मौका, प्लीज़। तब तक अचानक से कंगना उठती है और उसको किस कर लेती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टोरी को यहीं रोकते हैं और आप सब स्टोरी के साथ बने रहिए, मेरी स्टोरी को सुनिए, प्यार कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो शेयर एंड सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।